जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज हो गया हमारा 16 मई की हिस्ट्री देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं आज के दिन घटी हैं, बट हमेशा की तरह हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए फटाफट करके एक एक पॉइंट्स को हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम आज की हिस्ट्री के अंतर्गत कवर करेंगे। 16 मई 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने। तो क्वेश्चन अगर बन जाता है अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, तो 16 मई 1966 में। और कौन से प्रधानमंत्री बने, तो 10वें प्रधानमंत्री बने। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 16 मई 1975 में जुनको ताबोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, बताइए? जुनको ताबोई है। और इन्होंने कब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तो 16 मई 1975 में। ये हमने 2 पॉइंट देखे। थर्ड पॉइंट आज 16 मई की हिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे। तो 16 मई 1960 में ही भारत और ब्रिटेन के बीच इंटरनेशनल टेलेक्स सेवा की शुरुआत हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत और ब्रिटेन के बीच इंटरनेशनल टेलेक्स सेवा की शुरुआत कब हुई, तो आप बता सकते हैं 16 मई 1960 में। और देखेंगे आज की हिस्ट्री के बारे में। ये तो हमने 4 पॉइंट्स आज की हिस्ट्री के बारे में ये कवर किया। और 16 मई को ही 2 महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, आज के दिन को 2 महत्वपूर्ण दिवस के रूप में जाना जाता है। वो कौन कौन से दिवस हैं, देखते हैं। नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, यानी कि आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है सिक्किम दिवस भी आज के दिन ही मनाया जाता है, यानी कि 16 मई को सिक्किम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज के ही दिन सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। और किस ईयर में बना था, तो 1975। इट मीन्स 16 मई 1975 को जो सिक्किम है वो भारत का 22वां राज्य बना था। तो आई होप ये जितने भी हमने पॉइंट्स कवर किए आज की हिस्ट्री के बारे में आपको ईजिली समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो प्लीज़ फ्रेंड कमेंट करके पूछिए। और आपसे मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे कि आप अगर चाहते हैं कि ये डेली की हिस्ट्री जो हम कवर कर रहे हैं, या फिर आपको करंट अफेयर चाहिए, तो इससे रिलेटेड कुछ भी आपको अलग क्लास में चाहिए, पीपीटी के माध्यम से चाहिए, तो प्लीज़ आप बताइए। तो इसकी एक अलग अलग से क्लास ली जाएगी। बट आप बताइए, आप सभी लोग जैसा चाहेंगे वैसा किया जाएगा। तो ये तो हमने आज की हिस्ट्री के बारे में कुछ जनरल नॉलेज के तौर पे देख लिया हमने, कुछ पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट थे। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में, तो सभी के लिए ये तो काफ़ी सभी के लिए हेल्पफुल होता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हों। तो इसीलिए मैंने जनरल नॉलेज 2-4 पॉइंट डेली का जो है ऐड कर रखा है कि आप थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ते भी जाएंगे और आपको बोरियत भी नहीं फील होगी। अब चलते हैं हमारी हिस्ट्री की हमारी जो होम साइंस की क्लास है उसकी तरफ चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम करते हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसे हम क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमने हमारा क्लास 6 to 9 कंप्लीट कर लिया। हम आगे क्लास 10th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा। नहीं देखा है प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोस वॉच आउट करके अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। और हाँ फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ देखिए क्लासेस वाइज आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई गई, यानी कि 7th क्लास की अलग प्लेलिस्ट है, 9th की अलग है, 6th की अलग है। जितनी भी हमने क्लासेस अभी तक पढ़ी हैं, क्लासेस वाइज आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई गई हैं, जिससे आपको ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और आप इजीली जिस भी क्लास का जो भी कॉन्सेप्ट आपको डाउट है, आप उसका क्लियर करना चाहते हैं, तो आप क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे सर्च करके आराम से पढ़ सकते हैं। और इसको पढ़ने का फिर जो हमारी सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य ही यही है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, जी हाँ फ्रेंड, किसी भी स्टेट का वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होम साइंस से रिलेटेड है, या फिर किसी फील्ड में आप अपना करियर देख रहे हैं, तो सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और जुड़ जाइए हमारे साथ, हमारी सीरीज़ के साथ, इसी तरह से पढ़ाई करने के लिए, नए नए कॉन्सेप्ट को, नए नए चीज़ों को जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे भोजन परोसना। आप
जैसे जान रहे हैं कि हम कर रहे हैं क्लास 10th, और क्लास 10th में हम कर रहे हैं भोजन एवं पोषण विज्ञान, इट मीन्स फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस हम कवर कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम आज ये पॉइंट कवर करेंगे। बट प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था एक बार देख लेते हैं। उसमें फ्रेंड्स हमने भोजन बनाने की विभिन्न विधियाँ देखी थी, जिसमें हमने जल द्वारा भोजन बनाना देखा था, जिसके अंतर्गत उबालना था, और कम ताप पर भोजन पकाना हमने देखा था। भाप द्वारा भोजन बनाना, वायु द्वारा भोजन बनाना, वायु द्वारा भोजन बनाने के अंतर्गत भूनना, सेकना, भट्टी तंदूर में पकाना, ये सारे हमने देखे। तो चिकनाई के द्वारा भोजन बनाना भी हमने सीखा था। तलने की उथली विधि देखी थी, उसके अंतर्गत तलने की गहरी विधि और तलने की शुष्क विधि, तीनों विधियां हमने चिकनाई के द्वारा भोजन पकाने के अंतर्गत देखा था। और हमने पॉइंट्स कवर किया था खाद्य सामग्री के पौष्टिक तत्वों पर पाक क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट पर पाक क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। सपोज कोई भी ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसको आप पका रहे हैं, तो उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो पकाने के बाद जैसे गेहूं हो गया हमारा, उसमें कार्बोहाइड्रेट, आप रोटी खाते हैं ना, तो वो आटे को जब आप बनाते हैं रोटी, तो वो रोटी के रूप में आ जाता है। तो उसको पकाने के बाद उस पर कार्बोहाइड्रेट जो होता है, उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो प्रोटीन पर पाक क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। वसा पर, यानी कि जितने भी हमारे विटामिन हैं, खनिज लवण हैं, इन सभी पर पकाने के बाद जिस भोज्य पदार्थ में सारे पाए जाते हैं, इनको पकाने के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हमने कवर किया था हमारे प्रीवियस क्लास के माध्यम से। और कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आई होप आपने इनको सॉल्व किया होगा और आपसे ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस क्लास। आज की क्लास में जैसे मैंने आपको बताया, हमने पकाने की विधियाँ तो देख ली, भोजन को बनाना कैसे, उनको पकाना कैसे, कि कौन कौन सी विधियाँ हैं। अब देखते हैं, ठीक है चलो, सब कुछ तो जान लिया हमने कि खाद्य सामग्री को पौष्टिक तत्वों पर पाक क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, सारी चीज़ें हमने जान ली। अब हम चलेंगे, चलिए ठीक है, ये सब तो हमें पता। अब देखेंगे भोजन परोसा कैसे जाता है। भोजन पकाने की तो इतनी सारी विधियां हैं, क्या परोसने की भी कुछ अलग मेथड हैं। जो हम भोजन सर्व करते हैं, वो सर्विंग का भी कुछ अलग मेथड है, कि बस ऐसे जो हम नॉर्मल जानते हैं। तो इसीलिए जो है आज हम करेंगे भोजन परोसना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिस प्रकार भोजन पकाना एक महत्वपूर्ण क्रिया है, उसी प्रकार भोजन परोसने का भी अपना विशेष महत्व होता है। बनाई गई खाद्य सामग्रियों या व्यंजनों को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के सामने उचित ढंग से प्रस्तुत करना ही है भोजन परोसना ही कहलाता है। यानी कि जो भी आपने खाना पकाया है, बनाया है, उसको किसी भी व्यक्तियों के सामने उचित ढंग से परोसना ही क्या कहलाता है, भोजन परोसना का कहलाता है। भोजन परोसना एक कला है, जिसका संबंध भोजन को आकर्षक, रुचिपूर्ण एवं कलात्मक रूप प्रदान करने से है, जिससे खाने वाले लोगों की खाने की इच्छा, स्वाद और आकर्षण प्रभावित होता है। भोजन कितना ही अच्छा क्यों ना बनाया गया हो, यदि उसे अच्छे स्वरूप में नहीं परोसा गया, तो उसका स्वाद अपेक्षित नहीं होता। जैसे सपोज आप एज एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं कि आपके घर में दाल चावल सब्जी रोटी चटनी सैलड सब बना है, बट उसको क्या किया गया, चावल के ऊपर ही दाल, बहुत लोग खाते हैं ना कि सब कुछ एक में ही मिक्स कर लेते हैं। चावल लेंगे, उस पर दाल डाल लेंगे, थोड़ी सब्जी डालेंगे, चटनी भी उसी मिक्स कर लेंगे, मतलब वो पूरा एकदम मिक्स करके खाते हैं। और अगर इस तरीके से भोजन आपके सामने आ गया, तो क्या आपको पता लगेगा कि इसमें क्या क्या है, ये मतलब खाने का मन तो नहीं करेगा। मेरा तो, हमारे जैसे लोगों का तो नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है, जैसे भी जो भी खाना बना है, सबको सेपरेट सेपरेट करके अच्छे से बढ़िया उसका आप मतलब खा रहे हैं, डोंगे में निकालिए, ले जाके सजा के रखिए, या फिर बाउल की हेल्प से सबको सेपरेट करके निकालिए। तो भोजन अगर देखने में अच्छा लगता है, तो भले वो खाने में उतना टेस्टी ना हो, बट बोलते हैं ना यार, खाना देख के ही खाना खाने का मुंह में पानी आ गया, भले वो खाने के बाद वो पानी निकले ही ना होता है ना। तो इस चीज़ का कई बार बोलते हैं यार, खाना देखने में इतना अच्छा है तो खाने में कितना अच्छा होगा। तो वही बोला ना कि भोजन परोसना एक कला है, कि अगर भोजन को अच्छी तरीके से सर्व किया गया है, तो भले ही खाने में बाद में अच्छा ना लगे जितना हमने सोचा था, बट वो देख के ही भूख अपने आप ही ऑटोमेटिकली लग जाती है। तो इसीलिए भोजन परोसना एक कला है। कहाँ पे थे हम, हाँ, आज देखते हैं, जिससे खाने वाले लोगों की खाने की इच्छा, स्वाद और आकर्षण प्रभावित होता है। भोजन कितना ही अच्छा क्यों ना बनाया गया हो, यदि उसे अच्छे स्वरूप में नहीं परोसा गया, तो उसका स्वाद अपेक्षित नहीं होता। अच्छे स्वरूप में परोसे गए भोजन को लोग रुचिपूर्वक ढंग से खाते हैं, जिससे उसका पाचन और अवशोषण भी समुचित होता है। इसलिए प्रत्येक गृहिणी को इस कला में निपुण होना चाहिए। कि देखा ना हमने भोजन परोसना। अब भोजन परोसते समय ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। जब भी
हम किसी को खाना सर्व कर रहे हैं तो उस पर कुछ हम देख लेते हैं, नज़र डालते हैं एक एक पॉइंट करके। तो नंबर 1 है भोजन परोसते समय स्वच्छता सर्वोपरि, यानी कि आपको साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भोजन परोसने वाली गृहिणी के वस्त्र साफ, हाथ धुले, नाखून कटे हुए और बाल बंधे हुए होने चाहिए। नंबर 2, भोजन सदैव संयम एवं प्रेम पूर्वक परोसा जाना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति को दर्शाता है। जब भी आप किसी को खाना सर्व कर रहे हैं, खिला रहे हैं, तो आपको बहुत ही खुशी मन से उनको खाना देना चाहिए, जिसको भी आप परोस रहे हैं, जिससे आपका हंसता हुआ चेहरा देख करके वो इंसान की एक रोटी की भूख और ही बढ़ जाती है ना, कि बोलते हैं इतने प्यार से खिला रहे थे, एक रोटी हमने और खा लिया। बोलते हैं ना, हम घरों में किसी के यहाँ जाते हैं दावत में, बोले यार इन्होंने इतने प्यार से खिलाया कि मुझे भूख तो नहीं थी, बट एक रोटी हमने और खा ली। तो कहीं कहीं पे आप जाते हैं तो ये आप सभी से परिचित होंगे कि भोजन कराते समय एक प्रसन्नता कितनी आवश्यक होती है। नंबर 3 देखते हैं, भोजन परोसने के बर्तन एवं स्थान भी साफ सुथरा होना चाहिए। नंबर 4, भोजन हमेशा उचित ताप पर परोसा जाना चाहिए। गृहिणी को यह ध्यान रखना चाहिए कि परोसा गया भोजन ना तो अधिक गर्म हो और ना ही अधिक ठंडा। नंबर 5, भोजन को उचित बर्तनों में ही परोसा जाना चाहिए। गृहिणी की कुशलता का भी द्योतक होता है, यानी कि गृहिणी की कुशलता को भी दर्शाता है, दिखाता है और भोजन के आकर्षण को भी बढ़ाता है। नंबर 6, भोज्य पदार्थों को परोसते समय हाथ से नहीं छूना चाहिए, बल्कि सदैव बड़ी चम्मचों अथवा चमचों का, यानी कि जो हमारे घर में कलछी वगैरह पलटे वगैरह होते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। नंबर 7 है, भोजन के प्रारंभ में ही नमकीन व्यंजन तथा अंत में मीठे व्यंजन परोसने चाहिए, यानी कि जब भी खाना देना है तो स्टार्टिंग में नमकीन देना है, बाद में कुछ मीठा देना है। ये तो देख लिया हमने भोजन परोसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके अंतर्गत हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है भोजन परोसने के अंतर्गत, भोजन परोसने की विधियाँ देख लेते हैं कि ठीक है, भोजन परोसना हमने जान लिया। अब जब भी हम किसी को भोजन परोस रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो भी हमने पढ़ लिया। अब चलो ठीक है, अब देखते हैं भाई भोजन परोसने की विधियाँ क्या क्या हैं, कौन कौन सी विधि के द्वारा आप भोजन परोस सकते हैं। तो जिसके अंतर्गत 3 तरह की विधियाँ आती हैं, वो कौन कौन सी हैं, देसी विधि, विदेशी विधि, और जो हमारे तीसरी है वो क्या है, बुफे विधि। तो ये 3 विधियों से भोजन परोसा जाता है। अब चलिए एक एक करके इन तीनों विधियों को डिटेल में पढ़ते हैं। देसी विधि, जिसको हम भारतीय शैली कहते हैं, आपको पता है जब हम रसोई घर कवर कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था ना, देसी भारतीय शैली, विदेशी शैली, जिसको हमने देसी शैली के अंतर्गत भारतीय शैली के नाम से भी हम जानते हैं, और जो हमारा विदेशी शैली था उसको हम पाश्चात्य शैली के नाम से भी, रसोई घर जब हम पढ़ रहे थे ना, तब उसमें हमने पढ़ा था। अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा। तो चलिए देखते हैं देसी विधि, ये किसकी देसी विधि हम पढ़ रहे हैं, भोजन परोसने की। प्रीवियस क्लास में हम किसकी पढ़ रहे थे, रसोई घर के शैली के बारे में पढ़ रहे थे, बट हम इसमें क्या कर रहे हैं, भोजन परोसने के अंतर्गत हम भारतीय शैली देख रहे हैं। तो यह शुद्ध भारतीय विधि है, क्या, देसी विधि। इस विधि में भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के लिए भूमि पर आसन बिछाया जाता, नीचे बैठा कर खिलाया जाता है, और खाने के बर्तन रखने के लिए आसन के सामने चौकी अथवा पटरा रखा जाता है, यानी कि जो खाना खाने बैठता है उनको ज़मीन पर मैट या किसी तरीके से कुछ भी बिछा करके बैठाया जाता है, और उनके सामने, उन खाने के सामने एक छोटा सा कोई तख्त टाइप का, कोई चौकी टाइप का रखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का भोजन अलग अलग थालियों तथा कटोरियों में परोसा जाता है। देसी विधि में भोजन परोसते समय ध्यान किन किन बातों का रखना चाहिए, देखते हैं। नंबर 1 है, प्रत्येक वस्तु को परोसने के लिए अलग अलग चम्मच अथवा चमचा होना चाहिए। नंबर 2 है, तरल पदार्थों तथा सब्जियों जैसे दाल, खीर आदि को कटोरियों में परोसना चाहिए। नंबर 3 है, थाली में शुष्क पदार्थों जैसे रोटी, पापड़, पूरी, चावल आदि को रखा जाता है। थाली में भोज्य पदार्थों को इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि वे आपस में ना मिले। नंबर 4, विभिन्न प्लेटों में रखे गए पदार्थ जैसे चावल, सलाद आदि थाली से अलग रखे जाने चाहिए। नंबर 5, सभी बर्तन साफ सुथरे, चमकदार होने चाहिए तथा इनमें रखे हुए पदार्थ निश्चित स्तर तक ही हों, वे इधर उधर फैलने नहीं चाहिए। नंबर 6 है, शुरुआत में थोड़ी थोड़ी खाद्य सामग्री ही परोसनी चाहिए, यानी जब भी आप किसी को भोजन परोस रहे हैं तो ये इंश्योर करें, इसका ध्यान रखें कि कुछ भी आप दाल, चावल, सब्जी जो भी दे रहे हैं, सैलड दे रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें। उससे क्या होगा कि जब खाने वाले को जितनी आवश्यकता होगी वो बाद में अपने आप ही ले लेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसी के अंतर्गत, जो हमारा 7वां है,
खाने वाले को आवश्यकता अनुसार पूछकर ही भोजन परोसना चाहिए। आवश्यकता से अधिक परोसने पर खाद्य पदार्थ बचेंगे एवं व्यर्थ होंगे। यही रीजन है कि शुरुआत में थोड़ा थोड़ा खाद्य सामग्री ही परोसना चाहिए। क्या पता खाने वाला जो बैठा है उसको खाने का टेस्ट अच्छा लगे ना लगे है, और या फिर किसी को 2 रोटी खाने की ही हैबिट है, हमने उसको 4 परोस दिया तो बेचारा कैसे खाएगा, समझ सकते हैं। तो इसीलिए तो ये तो हमने देख लिया भोजन परोसने की विधियों में देसी विधि का हमने देख लिया। और देसी विधि में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम देसी विधि के द्वारा खाना परोस रहे हैं, तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो हमने देख लिया। दूसरी विधि देखते हैं विदेशी विधि, जिसको हम पाश्चात्य शैली के नाम से जानते हैं। इस विधि में भोजन मेज पर सुसज्जित ढंग से रखकर ग्रहण किया जाता है तथा भोजन करने वाले व्यक्ति कुर्सियों पर बैठते हैं। सभी खाद्य पदार्थ डोंगों, प्लेटों आदि में सामान्यतः मेज के मध्य में सजा दिए जाते हैं। इस विधि में बार बार परोसने वाले व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यदि मेज पर स्थान है तो सभी व्यक्ति एक साथ भोजन ग्रहण कर सकते हैं। सामान्य रूप से मेज पर 8 व्यक्ति एक साथ भोजन कर सकते हैं। जो हमारा डाइनिंग टेबल होता है तो उस पर कई जगह होता है 4 टेबल की डाइनिंग टेबल होती है, कई जगह पे 6 चेयर की डाइनिंग टेबल होती है, कई जगह पे 8 चेयर की डाइनिंग टेबल होती है। बट जो 8 चेयर होता है वो स्टैंडर्ड मतलब माना जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है 8 ही हो। तो इसीलिए जो है जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है 8 व्यक्ति एक साथ भोजन कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप 4 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो। वो फैमिलीज मेम्बर के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी घर में कितनी फैमिलीज़ हैं और कितना स्पेस है, उसी के हिसाब से ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार प्लेट, बाउल आदि में भोज्य पदार्थ लेता है। आवश्यकता पड़ने पर 2 बार या अधिक बार वह स्वयं ले लेता है, यानी जिसको खाना है, जिसको जितना खाना, भाई दाल जितनी खानी, जैसे सपोज मैं बैठी हूँ टेबल पे खाना खा रही हूँ और मेरे साथ कई लोग बैठे हैं और मुझे थोड़ी सी दाल और चाहिए, तो मुझे कहने की ज़रूरत थोड़ी कि कोई मुझे दाल दे दे, मैं खुद ही अपने आप ही ले सकती हूँ ना। तो इसीलिए जो है यह विधि क्या होती है, यह विधि परोसने की सर्वोत्तम विधि के अंतर्गत आती है कि भाई जिसको जितना खाना खाना है, कोई टेंशन नहीं, हम अपना खा रहे हैं तो अपने पे ही ध्यान है, अगले पे ध्यान नहीं है कि भाई अपना खा रहे हैं कहीं उसको तो कुछ, जो बैठे हैं सामने उनको तो कुछ नहीं चाहिए ना, तो उसका वेट कर रहे हैं। जी नहीं, आप खुद भी खाइए और जो बैठे हैं खाने वो भी खा रहे हैं, तो इसीलिए किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए ये जो हमारी विदेशी विधि यानी कि पाश्चात्य शैली होती है परोसने की सर्वोत्तम विधि के अंतर्गत यानी कि सबसे अच्छी विधि के अंतर्गत मानी जाती है। इस विधि में कुछ विशिष्ट बातों का ध्यान रखना चाहिए, देख लेते हैं। मेज के मध्य भाग में डोंगों में सब्जियां, दालें इत्यादि सजाकर रखे जाने चाहिए। नंबर 2, प्रत्येक डोंगे के साथ परोसने के लिए 1 चम्मच रखी होनी चाहिए। नंबर 3 है प्रत्येक व्यक्ति के प्रयोग के लिए नैपकिन होनी चाहिए। नंबर 4, यदि कांटे, छुरी आदि का प्रयोग किया जाना है तो उनको उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 5 है प्रत्येक व्यक्ति कुर्सी के सामने मेज पर किनारे से 4-6 सेंटीमीटर अंदर की ओर एक बड़ी प्लेट रखी जानी चाहिए। नंबर 6, सब्जी की प्लेट या बाउल बड़ी प्लेट के दाईं ओर रखी जानी चाहिए। नंबर 7, छुरी प्लेट के दाईं ओर तथा कांटा प्लेट के बाईं ओर रखा होना चाहिए। नंबर 8, आवश्यकता अनुसार मेज के केंद्रीय भाग पर अचार, मुरब्बे आदि रखे जा सकते हैं, यानी कि खाने के साथ अगर किसी का अचार है, मुरब्बा है, पापड़ है, मतलब जो भी है एक्स्ट्रा खाने के अलावा लेने का मन कहे तो वो उसको भी ले सकते हैं। 3 बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए किस विधि के अंतर्गत, जो हमारी पाश्चात्य विधि है यानी कि विदेशी शैली के अंतर्गत हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो तीसरा हमारा भोजन परोसने की विधि है बुफे विधि, उसको हम देख लेते हैं कि बुफे विधि क्या होती है। आई होप आपने अभी तक तो इसको नहीं पढ़ा है किसी भी क्लास में, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया बुफे विधि के बारे में। देखते हैं क्या है। यह विधि घरेलू स्तर पर प्रचलित नहीं है, सामान्यतः यह उत्सवों, विशेष मौकों व होटलों आदि में प्रयुक्त होता है। स्थान व समय तथा बर्तनों के अभाव में बुफे विधि उत्तम है। यह शैली पाश्चात्य शैली के समान ही होती है, इसमें केवल यह अंतर होता है कि भोजन खड़े होकर किया जाता है। इसके अंतर्गत एक मेज पर भोज्य सामग्री और विभिन्न व्यंजन विशेष कलात्मक रूप से सजा दिए जाते हैं। साथ ही मेजों पर नैपकिन, चम्मच, प्लेटें, बाउल आदि भी रख दिए जाते हैं। भोजन करने के लिए व्यक्ति मेज के निकट आकर प्लेट, चम्मच आदि लेते हैं तथा इच्छानुसार भोजन अपनी प्लेट में लेकर मेज से दूर खड़े होकर भोजन ग्रहण करते हैं ताकि अन्य व्यक्ति भी अपना भोजन ले सके। बुफे शैली में जल के लिए अलग से मेज की व्यवस्था की जाती है जिस पर ग्लासों में पानी रखा जाता है।
तो ये कौन सी विधि थी? ये थी हमारी बुफे विधि। और ये बुफे विधि कहाँ पे ज़्यादातर ये होता है? इस बुफे विधि का प्रयोग हम करते हैं, शादी हो गई, पार्टी हो गई, जिसमें बोलते हैं ना, जिसको हम बफर सिस्टम बोलते हैं ना, कि भाई वो आज के समय में बफर सिस्टम है, कोई खिलाने उलाने की झंझट नहीं, बफर सिस्टम है, अपने आप जाओ, जो मर्जी जितना जैसे लेकर के खाओ। तो बफर सिस्टम को ही आप बुफे विधि के नाम से जानते हैं। तो ये तो हमने देखा 3 प्रकार की शैलियाँ क्या भोजन परोसने की। अब देख लेते हैं भोजन में दालों और सब्जियों का क्या महत्व है। दाल और सब्जियाँ हमारे भोजन के आवश्यक भाग है, जो मानवीय स्वास्थ्य एवं विभिन्न पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए अपरिहार्य होती है, यानी कि आवश्यक होती है। अतः इनके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। नंबर 1, दाल और सब्जियों में दाल से प्राप्त प्रोटीन जहाँ शारीरिक निर्माण में सहायक होता है, वहीं सब्जियाँ रक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। नंबर 2, सब्जियां विटामिन एवं लवणों का उत्तम सोर्स होती हैं, जबकि दाल प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। नंबर 3, सब्जियों में प्रचुर मात्रा में रेशे होते हैं, जो कब्ज निवारण के साथ साथ मल विसर्जन में भी सहायक होते हैं। नंबर 4, सब्जियां शरीर में अम्ल एवं क्षार में संतुलन बनाए रखने का प्रमुख कार्य करती है। नंबर 5, सब्जियां भूख बढ़ाती हैं और शारीरिक ताप के नियंत्रण में भी सहायक होती हैं। यथासंभव इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सब्जी के छिलके ना उतरें। सब्जियां हमेशा वाष्प से ही, यानी कि भाप से ही बनाई जाए, क्योंकि इससे सब्जियों के खनिज, लवण एवं पौष्टिक तत्व का ह्रास रुक जाता है, यानी कि उनका ह्रास नहीं होता है। यानी कि इसमें सब्जियों के खनिज, लवण एवं पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, खाद्य पदार्थों का संरक्षण। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो सामान्य दशा में कुछ समय के बाद खराब होने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर विभिन्न मौसम में भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं। ऐसे में उनको वर्ष भर उपयोग करने के लिए संरक्षित किया जाता है, यानी कि रखा जाता है। भोज्य पदार्थ को घुन, नमी, फफूंदी और विभिन्न कीड़े मकोड़े खराब कर देते हैं। ऐसे में खाद्य पदार्थों का संरक्षण इस प्रकार से होना चाहिए कि उनकी पौष्टिकता बनी रहे और वे खाद्य पदार्थ के रूप में रुचिपूर्ण भी हों। इस प्रकार खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, सुखाकर। यह खाद्य पदार्थों के संरक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इसमें खाद्य पदार्थों को सुखाकर भंडारित किया जाता है, जिस कारण ये अधिक दिनों तक संरक्षित रहती हैं। इस विधि द्वारा विभिन्न प्रकार के अनाज एवं सब्जियों जैसे बथुआ, मेथी, गोभी, पालक, सूखे फल आदि को संरक्षित रखा जाता है। नंबर 2, तेल, नमक व सिरके द्वारा। इस विधि द्वारा अनेक भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए उनको नमक लगाकर, तेल में डुबोकर तथा सिरके में डालकर रखा जाता है। विभिन्न प्रकार के अचार भी इसी विधि द्वारा संरक्षित रखे जाते हैं। नंबर 3, उबालकर। कई ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो हवा के संपर्क में आने से खराब होते हैं, इसलिए ऐसे पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए उन्हें उबालकर बंद डिब्बे या टिनों में रखा जाता है। नंबर 4 है चाशनी द्वारा। इस विधि में विभिन्न फलों को पकाकर मुरब्बे के रूप में चीनी, गुड़ आदि की चाशनी में संरक्षित रखा जाता है, यानी कि संभाल के रखा जाता है, जिससे फल बहुत दिनों तक संरक्षित रहते हैं। नंबर 5, रासायनिक विधियों द्वारा। विभिन्न खाद्य पदार्थों को रासायनिक पदार्थों जैसे बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट आदि से मिलाकर भी संरक्षित रखा जाता है। नंबर 6, ठंडा रखकर शीतलन द्वारा। दैनिक उपयोग में आने वाली कई फल एवं सब्जियों को भविष्य में उपयोग के लिए शीतल स्थानों पर संरक्षित, यानी कि ठंडे स्थानों पर संरक्षित किया जाता है। इसमें सेब, आलू जैसे कई फल एवं सब्जियां संरक्षित होती हैं। घरेलू स्तर पर फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में भी इस प्रकार की वस्तुओं को संरक्षित किया जाता है। नंबर 7, विकिरण विधि। इस विधि के अंतर्गत खाद्य पदार्थों को विकिरण उपचार द्वारा सुरक्षित किया जाता है। भूमि के अंदर पैदा होने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जियों से कलियां निकलने से रोकने के लिए इस विधि का प्रयोग अति उत्तम सिद्ध हो रहा है। अन्य पदार्थों जैसे फल, मांस, अंडे आदि की सुरक्षा भी इसी प्रकार से की जाती है। किस प्रकार से? विकिरण विधि द्वारा। तो ये तो थी फ्रेंड्स आज की क्लास। और ये देखिए कुछ क्वेश्चंस है, भोजन परोसने से क्या अभिप्राय है, भोजन परोसने की कितनी विधियां होती हैं, किन खाद्य पदार्थों को सुखाकर संरक्षित रखा जाता है, विकिरण उपचार द्वारा किन खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि विकिरण विधि द्वारा किन खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है। ये देखिए अभी हमने जस्ट विकिरण विधि पढ़ी, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमेशा की तरह इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। आई होप ये आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा की तरह वही है जो अभी जस्ट हमने पढ़ा है। तो आज की क्लास को यहीं तक करेंगे। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए क्या डाउट है। जो भी है जैसा भी है प्लीज़ कमेंट किया करिए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर था, चैप्टर 14, ये हमारा कंप्लीट हो गया है और इसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। नेक्स्ट क्लास होगी कब? शाम को 7 बजे, जो डेली होती है, जो हमारा डेली का शेड्यूल है। तो मिलते हैं शाम की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और अगर कुछ समझ में आ रहा हो, क्लासेस काम की लग रही हैं, तो वीडियो को जाते जाते सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।